नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। क्या मजे की बात है, हमारे नेता हमको मंदिर मस्जिद के झगड़ों में उलझाए हुए हैं। बता रहे हैं कि एक दिल्ली कह रहा है कि भैया ये पानी जो है कुंभ का, इसमें पॉटी के अंश मिले हुए हैं। एनजीटी दिल्ली सरकार के मैं सीधा सीधा अधीन ही मानूंगा एक तरह का, क्योंकि एनजीटी के चेयरमैन साहब हैं वो, उनके और प्राइम मिनिस्टर साहब की भक्ति के गीत कई जगह सुने जाते हैं। वो कह रहा है कि पानी है, पॉटी के अंश मिले हुए हैं। यूपी कह रहा नहीं साहब, एकदम साफ है। एक एबीपी चैनल का रिपोर्टर तो बेचारा बोतल से पानी पी के दिखा रहा है। आज पता चला कि जिस जगह का पानी पी रहा है वो तो ट्यूबवेल की बोरिंग से पानी आ रहा है, गंगा जी का पानी नहीं है। हम आप सबको इन सब झगड़ों में उलझाए रहते हैं कि दिमाग यहीं फोकस रहे। ये कोई नहीं बताता इस बीच में लाखों करोड़ रुपया भारत से निकल गया। विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड तोड़ शेयर बेच दिया अपने। जो पैसा भारत से निकाला वो सीधा ले जाके चीन में लगा दिया, अमेरिका में लगा दिया। ट्रंप साहब ने हमारे प्रधानमंत्री की घनघोर बेइज्जती करी। फ्रांस के राष्ट्रपति के संग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कुछ गलत पकड़ा बोला, फ्रांस के राष्ट्रपति ने हाथ पकड़ा, बोले नहीं ट्रंप साहब ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे है। और हमारे प्रधानमंत्री को तो बाकायदा खड़ा करके जितना अपमानित कर सकते थे उतना अपमानित किया। बेचारे मोदी जी शरीफ आदमी है, पलट के कहानी कि क्या व्यवहार कर रहे हो और कैसे हमारे यहाँ हथकड़ी बेड़ी लगा के लोगों को बेच रहे हो। मोदी जी को लगा कि अपनी दुकानदारी इसी में सही हो सकती है, हम कुंभ की बात करते रहे। योगी आदित्यनाथ जी ने गिद्ध और सुअर के प्रकरण को आगे बढ़ा दिया, कहा कि कठमुल्लेपन की तरफ ले जाना चाहते हैं, हम युवाओं को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, वैज्ञानिक सोच का बनाना चाहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अरे भैया, यहाँ तो दूसरे किस्म की तरफ को युवाओं को ले जा रहे हो। युवाओं को बता रहे हो किसी घर पे चले जाओ, वहां झंडा लगाया ना, वो झंडा उतार लो, अपना झंडा लगा देना और कस के ढोल बजाना, उन्मादी नारे लगाना। मस्जिद के सामने निकल लो तो जय श्री राम के नारे थोड़े और तेज कर देना। कहीं मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना, मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढना, सारा फोकस कावड़ यात्रा पे लगा देना, सारा फोकस कुंभ की यात्राओं पे लगा देना, कुंभ की कहानियों पे लगा देना। ये वैज्ञानिक सोच है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ और होता है। और आपके बच्चे इसमें झंडा उतारने में, झंडा लगाने में, मस्जिद के सामने ढोल बजाने में, कावड़ यात्रा ले जाने में बेजी रहे। इसकी कोशिश सरकार करती है, नेता करते हैं, अपने बच्चे विदेश में पढ़ाते हैं, विदेश में सेटल कर लेते हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच लाखों करोड़ रुपया भारत से निकल जाना, चाइना और अमेरिका के बाजार में लग जाना एक बहुत खतरनाक खतरे की घंटी है। मैं अभय द्विवेदी के संग शो करता हूं। मैंने विस्तार से बातचीत की है कि क्यों भारत के बाजार में भगदड़ मची हुई है, क्यों पैसा चीन में जा रहा है। बहुत शानदार बातचीत है, रिक्वेस्ट है पूरी सुनिएगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये कर लीजिए। और फिर चलते हैं अभय द्विवेदी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी आपका। एक बहुत डराने वाली खबर सामने आ रही है। मैं लगातार स्टॉक एक्सचेंज को मॉनिटर करते रहता हूँ, कुछ पैसे लगाए भी हैं मैंने उसमें, मेरे को बड़ा घाटा भी हुआ है उसमें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार जिस तरह से भारत से विदेशी निवेश निकल रहा है वो बहुत खतरनाक साइन दे रहा है। इतना शायद मुझे नहीं लगता कि पिछले 20-25 सालों में इस हद तक कुछ ही समय में इतना बड़ा विदेशी निवेश भारत से निकल गया होगा। अब दो मतलब है साफ साफ कि विदेशी निवेशकों को समझ आ रहा है कि भारत का बाजार अब खतरनाक मोड़ पर है। विदेशी निवेशक समझ गए हैं कि जो गुब्बारा गोदी मीडिया ने फैलाया है कि हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, वो हकीकत से कहीं जुदा है। वरना मतलब नहीं है कि इतने लाखों करोड़ रुपए विदेशी निवेश निकल जाए और वो पैसा हमारे दुश्मन देश में जाके वो लोग निवेश करने लगे। अब अगर यही स्पीड बनी रही तो भारत का शेयर बाजार तो डूबेगा, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरी तरह लड़खड़ा जाएगी। अभी जी क्या मानना है कि देश की ऐसी हालत क्यों हो रही है कि एक के बाद हमें एक झटके लग रहे हैं, और इस वाले मामले में तो बहुत खतरनाक झटका है। क्या मानना है आपका? संजय जी, आप जो झटका शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस मामले में थोड़ा फिट नहीं होता, आप क्षमा कीजिए। झटका शब्द नहीं है ये झटका नहीं है। ये दरअसल बहुत लंबे अरसे से अंदेशे बने हुए थे, अब वो अंदेशे अपना चेहरा दिखाने लगे हैं। और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का ये स्टॉक एक्सचेंज की ये जो गिरावट है वो एक ऐसी गिरावट है जो कि निकट भविष्य में पलटने वाली नहीं है। यानी पिछले कई साल से जो बल्ले बल्ले हो रही थी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की, जो सेंसेक्स थी वो चढ़ती जा रही थी, उसके उसी तरह निफ्टी भी लगातार चढ़ती जा रही थी,
कहावत ये थी कि हर व्यक्ति को ऊपर ही जाना है, अंत में निफ्टी भी एक ऊपर ही जाती है अंत में। मतलब ये जो कहावत है कि हर व्यक्ति को ऊपर जाना है और निफ्टी भी ऊपर ही जाती है अंत में, ये कहावत एक तरह से अब कोई दोहरा नहीं रहा है। कहावत क्या है इस वक्त, नारा क्या है इस वक्त, जिन विदेशी निवेशकों की आप बात कर रहे हैं उनका नारा क्या है? सेल इंडिया बाय चाइना। भारतीय शेयरों को बेचो, चीन के शेयरों को खरीदो। मैं अपनी तरफ से इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं, सेल इंडिया बाय चाइना एंड अमेरिका। भारतीय शेयरों को बेचो और अमेरिकी और चीनी शेयरों को खरीदो। इस वक्त जनवरी से लेके अभी तक ऐसा हो रहा है। आप जनवरी में देखिए पिछले साल, यानी 2023 में क्या हुआ था जनवरी को। 2023 जनवरी में स्टॉक एक्सचेंज में 1.7 लाख करोड़ रुपए का इनफ्लो हुआ था, यानी ये नया पैसा स्टॉक एक्सचेंज में आया था। इस बार क्या हुआ है? इस बार 25,000 करोड़ रुपए की इंडियन इक्विटीज जो है वो बाहर निकाल ली गई हैं। अगर हर तरह की इक्विटीज को जोड़ लिया जाए तो जनवरी में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज से 81,903 करोड़ रुपए के शेयर निकल गए हैं, यानी उनको बेच दिया गया है उनको। और 21 फरवरी तक स्थिति ये थी कि 30,588 करोड़ रुपए के शेयर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, इनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII कहा जाता है, उन्होंने बेच दिए थे। यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा के शेयर बेचे जा चुके थे। ये सारा का सारा पैसा दुनिया के मुख्य तौर पर दुनिया के 2 स्टॉक एक्सचेंज में गया है, चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज में और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में। जो हैंग सेंग इंडेक्स है चाइना की, वो जनवरी के महीने में 18.7% बढ़ गई और भारत की जो निफ्टी है वो 1.6% गिर गई। ऐसा हो क्यों रहा है, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि बहुत लंबे अरसे से जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनको भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ असलियतें दिख रही थी, लेकिन उनके सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि वो यहां से पैसा निकालकर वहां लगा देते। वो असलियतें क्या थी? उन असलियतों के बारे में, जैसा कि मैं एक बार 4 PM के मंच पे बता भी चुका हूं, अरविंद सुब्रमण्यम जो नरेंद्र मोदी की सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं, उनका कहना यह था कि भारतीय अर्थव्यवस्था लंबे अरसे से डबल ए डिस्टॉर्शन की शिकार है। और खुद ही बताते हैं कि डबल ए डिस्टॉर्शन क्या है? ए फॉर अदानी, ए फॉर अंबानी। यानी जितने भी कारपोरेट घराने हैं उनमें 2 विशेष घरानों के ऊपर सरकार की खास मेहरबानी है। सरकार अपनी सारी योजनाएं जो बनाती है, सारी जो प्राथमिकताएं हैं, वो केवल इन्हीं 2 घरानों को फायदा पहुंचाने में इस्तेमाल होती हैं। और बाकी जो कारपोरेट घराने हैं वो इस बात को लेकर काफी नाखुश हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। उनका मानना यह है कि सरकार लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही है। तो कारपोरेट पूंजी के जो सबसे बड़े सरबराह हैं, सबसे बड़े लीडर्स हैं, उनको मानना है कि सरकार कारपोरेट पूंजी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही है, जो सरकार की जिम्मेदारी है। ये एक पहला बड़ा डिस्टॉर्शन है जिसको खुद अरविंद सुब्रमण्यम ने, जो कि मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे हैं, उन्होंने उसको रेखांकित किया है। इसलिए राहुल गांधी इस बात को कह चुके हैं संसद में, 2A बोल रहे हैं इस बात को। मैं राहुल गांधी की हवाला नहीं दे रहा हूं, मैं एक बड़े अर्थशास्त्री का हवाला दे रहा हूं जो कि सरकार समर्थक अर्थशास्त्री है और रहा है। दूसरा, रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं विरल आचार, रह चुके हैं विरल आचार, उनका कहना यह है कि 5 नेशनल चैंपियन है इस देश में। मैं ये भी बात 4 PM पे पहले कह चुका हूं, इन सब बातों को दोहराने की जरूरत है। 5 नेशनल चैंपियन है। 5 नेशनल चैंपियन कौन है? अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला और भारती एयरटेल, सुनील भारती। ये 5 नेशनल चैंपियन है। सारे अधिकार ये नेशनल चैंपियन जैसे चाहते हैं वैसे गुड्स एंड सर्विसेज के दाम निर्धारित करते हैं और इन्हीं की वजह से सारे देश में महंगाई बढ़ती है। ये विरल आचार का कहना है। इससे हुआ यह है कि जो दूसरे बड़े कारपोरेट घराने हैं उनको लगता है कि जो प्राथमिकता दी जा रही है केवल इन 5 को दी जा रही है। नहीं, पहले तो डबल ए डिस्टॉर्शन है, फिर ये 5 नेशनल चैंपियन वाला डिस्टॉर्शन है।
आप ये दोनों डिस्टॉर्शंस, ये दोनों विकृतियां सारी दुनिया के सामने स्पष्ट हैं, और सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों के दिमाग से इस प्रकार का जो आग्रह बना है, इस आग्रह को साफ करती है, लेकिन ये आग्रह उसने साफ नहीं किया। जैसे ही चीन के राष्ट्रपति ने एक खास पहलकदमी लेकर सारी दुनिया के जो बिजनेस लीडर्स थे उनके साथ संपर्क किया और उन्हें चीन के बारे में कुछ विशेष किस्म के आश्वासन दिए, वैसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये लगा कि चीनी स्टॉक मार्केट में अब संभावना है, और वो भारतीय स्टॉक मार्केट में पूंजी लगाने के विकल्प की बजाय, पूंजी लगाने के बजाय चीन के बाजार को उसके विकल्प के रूप में देखने लगे। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि 1 जनवरी से पूंजी का प्रवाह भारतीय स्टॉक मार्केट से चीनी स्टॉक मार्केट की तरफ होने लगा। उधर 20 जनवरी को जैसे ही ट्रंप ने अमेरिका में शपथ ली, वैसे ही सारी दुनिया में लोगों को लगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत चमकदार है, इसका हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्योंकि बड़े बड़े जो वहां के जो पूंजीपति थे, जैसे एलन मस्क वगैरह हैं, उन सबके हाथ में नीति निर्माण की और उसको लागू करने की जिम्मेदारियां ट्रंप ने सौंप दी, जो अमेरिकी इतिहास में पहली बार हो रहा था। ट्रंप ने ऐलान किया कि हम 2 ट्रिलियन रुपए बचाएंगे और उससे हम अब जो अमेरिकी टैक्स पेयर है उसको वापस कराएंगे। आप सोचिए, जिस अमेरिकी टैक्स पेयर के घर में $5,000 का या $10,000 का टैक्स वापसी का चेक आएगा, वो तो उस पैसों को लेके बाजार में झपटेगा, या तो खाना खाएगा या दारू पिएगा या चीजें खरीदेगा। ठीक बात है। हाँ, और मजा करेगा, उपभोग करेगा, कंजम्पशन करेगा, तो उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और गति प्राप्त होगी। मैं मतलब मोटे तौर पे ये बातें कह रहा हूं। तो इसलिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था का भविष्य भी चमकदार लोगों को दिखाई देने लगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में से रुपया निकालकर, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में से रुपया निकालकर, वो रुपया चीनी स्टॉक एक्सचेंज में गया है और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में गया है। सेल इंडिया बाय चाइना एंड अमेरिका, ये इस वक्त प्रमुख नारा है। अच्छा, इसका प्रैक्टिकली कितना असर होगा? मान लीजिए ये निवेशक निकालते रहे पैसा, नुकसान हुआ, तो जो आम आदमी है, आम इंसान है, उसकी जिंदगी पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, आम लोग स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते हैं। हाँ, आम लोग निवेश नहीं करते, तो आम लोगों को सीधा ही प्रभावित नहीं करता। क्या चीज प्रभावित करती है आम लोगों में? क्या प्रभाव पड़ेगा उसका एक आपको नमूना बताता हूँ, वो भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। पैसे निकालने का सीधा असर नहीं होगा। पैसे निकालने से क्या होता है कि पूरे भारतीय पूंजी बाजार, भारत का जो पूंजी बाजार है, स्टॉक एक्सचेंज जिसका अंग है, पूंजी बाजार में अनमनापन छा जाता है, ठंडक आ जाती है पूंजी बाजार में। ठंडक आने से क्या होता है कि जो भारतीय कंपनियां आईपीओ लेकर मार्केट में जा रही हैं, जो पब्लिक ऑफर लेकर मार्केट में जा रही हैं, पैसा उगाती हैं, उनको लगता है कि अब पैसा मार्केट से नहीं मिलेगा, उनका आईपीओ बाजार में बिकता नहीं है, पैसे नहीं आते। अब मैं आपको बताता हूं, एक एक करके आप देखिए। जो रिलायंस जियो है वो मार्केट से 8 लाख करोड़ उठाना चाहती है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया है वो मार्केट से 15,000 करोड़ रुपए उठाना चाहती है। जो अथेर एनर्जी है वो मार्केट से 4,500 करोड़ उठाना चाहती है। जो जेप्टो है वो $1 बिलियन, $1 अरब उठाना चाहती है। और जेएसडब्ल्यू सीमेंट है वो 4,000 करोड़ उठाना चाहती है। तो इन कंपनियों को आईपीओ के जरिए इतनी बड़ी बड़ी धनराशियां हैं, वो तभी तो प्राप्त होंगी जब भारतीय पूंजी बाजार गर्म होगा और उछाल पे होगा। ठीक बात है। तो भारतीय पूंजी बाजार जब ठंडा होगा तो इन कंपनियों को पैसे कहां से मिलेंगे? जब इन कंपनियों को पैसे नहीं मिलेंगे तो ये फिर निवेश कैसे करेंगी? जब ये निवेश नहीं करेंगी तो अर्थव्यवस्था में गति कैसे आएगी, उसका विकास कैसे होगा? तो हर चीज का विपरीत परिणाम कुल मिलाकर तो आम आदमी को झेलना पड़ेगा। भाई, जो सक्षम है, इसके पास जो खुशहाल है, सक्षम है, जिसके पास पैसे हैं, वो तो विपरीत परिस्थितियों में भी उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। वो महंगाई प्रूफ होता है, वो बेरोजगारी प्रूफ होता है, उसको क्या होता है? वो तो बाजार जाएगा और आम जो भारत की मध्यवर्गीय महिला है वो कोशिश करेगी कि 1,500 रुपए का पर्स खरीदे, वो जाएगा वो 10,000 का, 1 लाख रुपए का पर्स खरीदेगा किसी प्रीमियम शॉप से। उसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? असर उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जो मध्यवर्गीय हैं, उच्च मध्यवर्गीय बनना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को ठेस लगेगी। जो निम्न मध्यवर्गीय हैं, मध्यवर्गीय बनना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को ठेस लगेगी। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था का चक्र अगर धीमा होगा, और देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो एक आईना है, जिस आईने में ये माना जाता है कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था पर लोगों का भरोसा कितना है।
दूसरी, अभी जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की जो कारपोरेट अर्निंग है, कारपोरेट अर्निंग के जो अभी Q3 के यानी Q3 के तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं, वो नतीजे अच्छे नहीं है। संगठित क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है वो काफी गिर गया है, संगठित क्षेत्र में ग्रोथ रेट भी नीचे चला गया है, और सरकार के पास ऐसा कोई तर्क नहीं है इसके आधार पर सरकार ये लोगों को बता पाए कि जल्दी ही इसकी रिकवरी होगी। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो सरकार को एक मुश्किल में डालती हैं, और इसी मुश्किल के परिणाम स्वरूप हुआ ये है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि शक्तिकांत दास जो अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उनको हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री दफ्तर में उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 बनाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी या 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहां पे होंगे, क्योंकि उन्हें विशेष रूप से आर्थिक मसले के ऊपर सरकार को राय देनी है। आर्थिक मसले पे सरकार की जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक वास्तविक संकट का सामना कर रही है, और उस संकट की अभिव्यक्ति आपको FIIs, फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, उनके द्वारा पैसा निकालने में देखी जा सकती है। देखिए, स्टॉक मार्केट तेजड़ियों और मंदड़ियों का खेल है, बुल्स एंड बियर्स का खेल है। तो उस खेल से मैं ज्यादा प्रभावित नहीं होता, वो चलता ही रहता है, कोई नीचे गिरा कोई ऊपर गिरा। लेकिन जब आप 1 महीना और 21 दिन तक लगातार एक स्टॉक मार्केट से पूंजी निकलती है और दूसरे ठिकानों पे, दूसरी मंजिलों पे पूंजी जाती है, तब चिंता की बात होती है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये पूरे देश के कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका हजारों करोड़ रुपया डूब भी गया है। राजनीति की खबरों पर लौटते हैं। दिल्ली में आतिशी की जो सरकार थी, उसने पीछे बाबा साहब के, भगत सिंह के फोटो लगा रखे थे। छोटे छोटे नेता कितनी छोटी छोटी चीज पकड़ लेते हैं। आतिशी कहीं कहने के लिए कि भैया महिलाओं के रुपए कब जारी करेंगे, तभी किसी ने फोटो खींच लिया पीछे से विधायक ने, वो बवाल काट दिया। बवाल तो जाएगा भाई कि जहां पे बाबा साहब अम्बेडकर लगे हुए थे वहां पे मोदी जी लग गए थे। अब आतिशी का कहना है कि जब हमने हल्ला काटा तो उन्होंने साइड वाली दीवार में बाबा साहब लगा दिए। लेकिन इस आरोप से तो कोई बात मना नहीं कर सकता कि आपने बाबा साहब को साइड में कर दिया और बाबा साहब की जगह मोदी जी को लगा दिया। ये तो बिल्कुल सत्य है। तो खुद स्वीकार कर लिया, उन्होंने फोटो दिखा दिए कि भैया हमारे पीछे जो थे, वो जो बाबा साहब थे, उन्होंने साइड की दीवार पे कर दिया। मेरी साइड की दीवार पे कुछ पेंटिंग लगी हुई है मेरे पीछे। अगर ये मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभय जी, वो मेरे पीछे आएगा। मेरा आराध्य का फोटो आएगा, मैं 4PM में हूँ तो 4PM का लोगो आएगा। हर चीज जो मेरे, जब मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि कैमरा में जो मेरे पीछे इंपॉर्टेंट चीज है वो फोकस हो। तो ये बात तो बिल्कुल तय हो गई कि रेखा गुप्ता जी चाहती थी कि जो फोकस हो उनके भगवान विष्णु के अवतार जो हैं, JP नड्डा जी को कहते हैं, वो मोदी जी नजर आए। तो बाबा साहब किनारे हो गए तो लोगों को फिर अमित शाह का बयान आ गया कि क्या बाबा साहब लगाए रखते हो, इतना तो भगवान का ध्यान कर लेते तो स्वर्ग मिल जाता। क्या जो ये कैग की रिपोर्ट पे हल्ला मचाना चाहते थे आतिशी सरकार के खिलाफ, केजरीवाल सरकार के खिलाफ, वो उल्टा हो गया कि आप बाबा साहब के मुद्दे पर सफाई देनी पड़ रही है कि भैया हमने फोटो साइड में किया, और ये क्या नुकसान कर जाएगा? बात तो लॉजिक वाली है, क्या लगता है? अब ये 2 बातें हैं इसके ऊपर। पहली बात तो ये है कि CAG रिपोर्ट को लेकर जितनी ज्यादा जोर ये मार रहे थे कि CAG रिपोर्ट रखेंगे, उससे बड़े बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर होगा, ये होगा वो होगा। अगर CAG रिपोर्ट अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रमाण हो सकती है तो CAG रिपोर्ट तो आ चुकी थी बहुत पहले ही। केंद्र सरकार CAG रिपोर्ट को ED को दे सकती थी, CBI को दे सकती थी, और वो लोग कोर्ट में एविडेंस के तौर पर उसे पेश कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे। क्या CAG रिपोर्ट अपने आप में किसी भ्रष्टाचार का प्रमाण हो सकती है? अगर ये वहां पे कोर्ट में पेश कर देते तो जज व्यंग से हंसना लगता है इन लोगों को। एक सेकंड को रोकूंगा, पढ़ने में नहीं आएगा दर्शकों के, लेकिन मैं ये जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जो सीन है मेरे सामने, ये कुंभ मेले का 2019 की ऑडिट रिपोर्ट है जी, और इसमें 2019 की कैग की रिपोर्ट है जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रखी गई जी। और इस कैग की रिपोर्ट में 2019 के कुंभ के घोटालों का विस्तार से जिक्र है। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि दिल्ली की कैग की रिपोर्ट और यहाँ की कैग की रिपोर्ट झूठी। जैसे कांग्रेस की सरकार हिल गई विनोद राय की कैग की रिपोर्ट पे, तो ये तो कह नहीं सकते भैया वहां वाली सच्ची है, यहाँ वाली झूठी है। तो अगर तुम्हें कैग को ही भविष्य बनाना है तो फिर इसको बनाओ कि 2019 के कुंभ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, योगी सरकार ने भ्रष्टाचार।
अब इस आधार पर ये लोग कैसे करेंगे अभय जी, क्या करेंगे? अब कैट की रिपोर्ट से इन्होंने नतीजा ये निकाला है कि भाई जो शराब नीति थी आम आदमी पार्टी की सरकार की, उससे रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब आप बताइए, जब मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को वापस लिया तो उन्होंने यही तो तर्क दिया था कि भाई शराब नीति जो है वो रेवेन्यू के हिसाब से उतना नतीजा नहीं दे रही है, इसलिए हमने उसे वापस ले लिया। तभी कहा गया था कि उन्होंने वापस ले ली, इसलिए वापस ले ली क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था। जैसे ही एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, वैसे ही इन्होंने वापस ले ली क्योंकि डर गए, घबरा गए और बचाव में उन्होंने ऐसा, पेशबंदी में उन्होंने ऐसा किया। बहरहाल उन्होंने जो रिपोर्टें रखी उसमें केवल जो कहते नहीं अंग्रेजी में ऑल फ्यूरी नो सब्सटेंस, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई बहुत बड़ा इल्जाम आता। जहां तक बाबा साहब की तस्वीर का सवाल है, जिस कुशलता और तत्परता के साथ में और जिस खूबी के साथ में आतिशी ने इस मसले को उठाया है, वो दरअसल रेखा गुप्ता और इन सब लोगों को एक चेतावनी की तरह लगा होगा कि आम आदमी पार्टी विपक्ष की जो भूमिका निभाने वाली है वो किस किस्म की होगी। ये उसकी पहली मानगी थी। ये अंबेडकर के चित्र वाला मसला इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है और एक तरह से चुनौती के रूप में है भारतीय जनता पार्टी के सामने। भाजपा के तमाम नेता, मुख्यमंत्री समेत चौंक गए होंगे कि आम आदमी पार्टी किस तरह बहुत बारीकी से अपना विरोध प्रदर्शन करने में बहुत ही बारीकियों का इस्तेमाल करेगी, बहुत ही तत्परता से, सतर्कता से वो इस काम को करेंगे और वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे जिसमें वो भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकें। भाई देखिए, पहली बात तो उन्होंने साबित कर ही दिया है कि आपने जो सबसे प्रमुख वायदा किया था 2500 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचाने का, इसको खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था, आप पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको पास नहीं करा पाए। और उन्होंने जो फ्लैग किया, उसको रेखांकित किया, वो सही भी साबित हुआ। बाद में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भाई खजाना खाली है, इसलिए अभी हम इसके बारे में पूरी डिटेल तैयारी करके आपको बताएंगे। यानी अभी फिलहाल वो 2500 रुपए लोगों को, महिलाओं को मिलने वाले हैं नहीं। आप देखिए, इसमें जितनी देर होती जाएगी उतना ही आम आदमी पार्टी को भाजपा सरकार की साख को गिराने वाले आंदोलन करने और विरोध प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। यहीं से बात शुरू हो गई। उसके बाद ये अंबेडकर वाला मसला आ गया। ये सरकार, बार बार मैं कहता हूं कि रेखा गुप्ता के सिर पे कितनी भी इस वक्त खुश हो, वो मुख्यमंत्री बन गई है, लेकिन उनके सिर पे कांटों का ताज है। 6 महीने के अंदर अंदर लोगों की समझ में आ जाएगा कि चुनाव जीतने की खुशी भी कभी हुआ करती थी। इस हालत में ये लोग पहुंचने वाले हैं। अभी तो केवल एक ही मसले के ऊपर ये विफल साबित हुए हैं और वो है 2500 रुपए महिलाओं के खाते में भेजने वाले मसले के ऊपर। अभी तो बहुत बड़े बड़े काम इन्हें करने हैं। इनको तो जमीन आसमान मिला के एक कर देना है, तब कहीं जाके 6 महीने में दिखाई पड़ेगा कि इन कामों को ये कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर भी पा रहे हैं। दूसरे कामों का तो इन्होंने जैसे कहते हैं कि अभी आगाज भी शुरू नहीं किया है, कुछ भी पता ही नहीं है कि वो कब शुरू करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा विवाद इनके साथ ये लग गया है कि प्रवेश वर्मा को पहले घोषणा ये हुई थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुझे याद है अखबार टीवी बड़ा लिखा हुआ आया था, प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री होंगे, और सब ये भी बहस हुई थी कि उप मुख्यमंत्री होने से जाट मतदाताओं को क्या संदेश जाएगा वगैरह वगैरह। तो तर्क ये दिया गया था अगर मुख्यमंत्री बना देते तो ज्यादा अच्छा संदेश जाता, उप मुख्यमंत्री से क्या खास संदेश जाने वाला है। अब तो स्थिति है कि उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनका सामना इन लोगों को करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी इनको कोई किसी किस्म की विपक्षी पार्टी के तौर पे कोई रियायत देगी। बिल्कुल ठीक बात है। उधर कुंभ को लेकर गिद्ध और सुअर की जंग जारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये दिल्ली और लखनऊ ये जंग है, बताएं गिद्ध कौन है और सुअर कौन है। और योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि ये कठमुल्लेपन कर रहे हैं, हम वैज्ञानिक सोच पे ले जाना चाहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि योगी सरकार ने ऐसी कौन सी खास बात कह दी कि मान लिया जाए युवा वैज्ञानिक बनाने के लिए, युवा इंजीनियर बनाने के लिए सरकार बड़ी कोशिशें कर रही है। मैं तो देख रहा हूँ युवाओं को बताया जा रहा है दूसरे के घर पे झंडा चढ़ाए तो झंडा उतार लो, वहां पे समाज वाले नारे लगा दो, धार्मिक मस्जिद के आगे खड़े हो जाओ, ढोल बजाओ, वहां पे जय श्री राम का नारे लगा दो, कावड़ यात्रा में चले जाओ, कुंभ नहाए आए हो, मंदिर संबल में मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे मस्जिद, ये तलाश करो, और अपने बच्चे पढ़ाओ विदेश में। क्या नेताओं के, खासतौर से मुख्यमंत्री के उद्बोधन में कहीं नजर आया कि बच्चे वैज्ञानिक बने, बच्चे इंजीनियर बने? धार्मिक उन्माद, अगर उधर कठमुल्लापन है तो इधर भी कम कठमुल्लापन नहीं है, बात बराबर है।
ये जो अभी जो जंग चल रही है लगातार फिल्मी, अच्छा कुंभ में ब्रांडिंग किसकी हो रही है कि अक्षय कुमार आ गए, रवीना टंडन आ गए, अंबानी आ गए, अडानी आ गए। ये कुंभ जो नागा बाबाओं के, जो संतों के लिए ब्रांड हुआ करता था, अब कुंभ की ब्रांडिंग अब IIT वाले बाबा हैं, एक महामंडलेश्वर कैलाशानंद है, वो अपनी एक सुंदरी को बैठा के ले जा रहे हैं, एक कोई तांत्रिक बाबा हैं, कोई सारे महामंडलेश्वर में शाह पे जल चढ़ा रहे हैं, फिर वो अंबानी को डुबकी लगा रहे हैं वही महामंडलेश्वर। इन सब चीजों पे कुंभ फोकस हो गया, मतलब कुंभ का मॉडर्नाइजेशन हो गया। सरकार कह रही है हमने कुंभ से इतना माल कमा लिया। ये है हिंदू धर्म। अब नई खबर इसमें एक बात और जोड़ दीजिए आप कि जो IT बाबा हैं तथाकथित IT बाबा ने भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत पाकिस्तान का मैच होगा, उसमें भारत हार जाएगा। अब वो क्या करेंगे? तो देखिए ये सब ये सब कुछ जो हो रहा है, इसको हिंदी में एक शब्द कहते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है फार्स, उसका हिंदी में मतलब होता है प्रहसन, और उसको कहा जाए कि नौटंकी। तो ये पूरा का पूरा आध्यात्म, धर्म और आध्यात्म, कुंभ को धर्म और आध्यात्म की एक भौंडी नौटंकी में इन लोगों ने बदल दिया। गलत सलत आंकड़े दे रहे हैं, गलत सलत एफिडेविट, हलफनामा अदालत में लगा रखा है, अभी भी विधानसभा में खड़े होकर गलत आंकड़े दे रहे हैं पानी की शुद्धता के। तो ये स्थिति है। अब इसमें इन लोगों को फायदा क्या है? इनका सब इसलिए चल पा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक का मीडिया स्पेस कैप्चर कर रखा है। क्योंकि मीडिया स्पेस कैप्चर कर रखा है, इसलिए इनको आईना नहीं दिखाया, आईना दिखाना बहुत मुश्किल है। केवल सोशल मीडिया पे ही इन्हें आईना दिखाया जाता है, टीवी में कहीं इनकी छिलाई होती नहीं है, अखबारों में कहीं इनकी छिलाई होती नहीं है, और इसलिए वो जो मन में आए करते रहते हैं, जो मन में आए बोलते रहते हैं। अगर इस वक्त मीडिया सच्चाई पे उतर आए और इनके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दे तो एक एक शब्द ये तौल के बोलेंगे, और हर शब्द उन्होंने पहले गलत बोला होगा उस पर अफसोस इन्हें करना पड़ेगा। लेकिन इसलिए हमेशा ये बच के निकल जाते हैं। योगी आदित्यनाथ इसी वजह से बच पा रहे हैं, इस तरह के गलत आंकड़े दे रहे हैं, गलत हलफनामे दे रहे हैं। अभी तक तो इनकी बड़ी जबरदस्त छिलाई हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। ठीक बात है, इसीलिए झूठ के आंकड़ों पे राजनीति तेज होती चली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने हमसे इतनी बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय द्विवेदी। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपकी अपनी बात थी, अपनी राय से अवगत रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।